किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करने पर एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा बनेगा, उन एनर्जी लेवल्स के बीच में कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी और क्या थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से मैच कर जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हम ये देखेंगे भाई कि डायटोमिक मॉलिक्यूल को अगर हम क्या मान लें, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लें और उसका स्पेक्ट्रा करें प्रिडिक्ट, तो क्या वो स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है बात। तो भाई यहां पर आप देखना, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, दी वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल, फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फिर आपने क्या पढ़ना है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर का कंपैरिजन, क्यों डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर क्लासिकल बिहेव करे और क्वांटम मैकेनिकल बिहेव करे तो उनमें क्या डिफरेंस होएगा, और फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड सिलेक्शन रूल्स। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करता है, एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसकी भाई ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं इसके, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे भाई, इस सारे का टेस्ट। ठीक है बात, कि थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल IR स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो भाई फिर हम क्या देखेंगे लास्ट में, फिर हम देखेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करने पर इसका थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम कैसा आएगा और एक्चुअल में इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, क्या वो एक्चुअल स्पेक्ट्रम से मैच करता है कि मैच नहीं करता। ठीक है बात। तो भाई 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, दी वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं आप एक बात माने भाई, आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को पहले क्या मान ले बताओ भाई, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान ले। ठीक है बात, अरे बोलो भाई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भाई, क्योंकि आपने पढ़ना क्या है, आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना है, इजंट इट। क्या मानते हुए, नहीं पहले आपने क्या माना भाई, आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का आपने स्पेक्ट्रा पढ़ना है ना, तो आप इसको सबसे सिंपल मॉडल से ट्रीट करो भाई। सबसे सिंपल मॉडल क्या होता है, आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को कैसे वाइब्रेट करता हो, मान लो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप ये मानो भाई कि जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना, वैसे ही क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। और आपको पता हार्मोनिक वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, जब एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो, बराबर हो भाई। अब हालांकि मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है क्या भाई, मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा रखा ना, कि नहीं पढ़ा रखा, तो भी उसका हम एक हल्का सा यहाँ पर रिव्यू लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बात करनी है स्पेक्ट्रा की। हमने यहाँ पर भाई एक्सक्लूसिव बात वही किसी करनी है, स्पेक्ट्रा की। ठीक है बात, तो हम थोड़ा सा हल्का सा उसका रिव्यू लेंगे और फिर देखें भाई ये कैसे काम करेगा। ओके, देखो भाई ध्यान रखो, वहां पर हमने नहीं, जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने स्पेक्ट्रा की बात नहीं की थी, इजंट इट, या भाई बहुत हल्की फुल्की बात की थी। अब हम भाई स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। ठीक है, तो आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर आपने भाई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हो, आपने क्या करना है, स्पेक्ट्रा पढ़ना है। तो पहले तो आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्टेट्स मालूम होनी चाहिए ना, आपको भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल की क्या मालूम होनी चाहिए, स्टेट्स। आपको भाई स्टेट्स कैसे मालूम करें, अब वही बात हो भाई, तुम क्या बोलेंगे, तो अब क्या लगाओ, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इंटरेक्शन स्टडी करना है, अगर आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करते हुए स्पेक्ट्रा स्टडी करना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट्स होनी चाहिए ना भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, बोलो भाई
डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी ऑसिलेट करता है हमको नहीं मालूम। अरे भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी ऑसिलेट करता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके ऑसिलेट करने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़रूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन वो एक्सप्रेशन आप मान तो सकते हो। मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई। भाई पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह जैसे भी वाइब्रेट करता है, बोलो भाई, अब क्या बोलो भाई, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अरे भाई आपने इसे क्वांटम स्टेट्स निकालनी है, आपने इसे क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करना है, तुम क्या बोलेंगे। अब मैं क्या बोलूँ, डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आप समझिए भाई सारा ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। तुम क्या बोलेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी वाइब्रेट करता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके वाइब्रेट करने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई। अब आपको पता है भाई, साई पे अगर हम क्या लगा दें, हैमिल्टोनियन, तो हमारे पास क्या आएगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई। और भाई ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अब भाई अब ना हमको साई पता ना हमको एनर्जी पता, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, हैमिल्टोनियन, भाई यहाँ पर हम क्या पुट कर दें, हैमिल्टोनियन। और भाई आप बताओ ड्यूरिंग वाइब्रेशन सिर्फ कितने पैरामीटर होते हैं चेंज, एक, क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट, क्या भाई, अगर मान लिया इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 10, तो अगर 8 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, अगर 12 हो गया तो भी क्या है +2 या -2, नहीं आ गया आपको भाई, एक्सपेंड हो गया +2, कंप्रेस हो गया -2। तो भाई ड्यूरिंग वाइब्रेशन डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक पैरामीटर ही चेंज होता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमको कितने डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर चाहिएगा, सिर्फ 1 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बताओ भाई 1 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, हम बोलेंगे माइनस, बोलो भाई, h² बाई 8π²m, इजंट इट। बताओ क्या है हमारे पास, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली x² और प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। आ गया ना हमारे पास ये। अब मैं कहूँगा कम हो भाई, इसको मैं क्या करूँ, रीअरेंज, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बताओ क्या है मेरे पास, कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली x² प्लस 8π²m बाई h² e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। भाई हमारे पास ये है ना, इजंट इट। तो अब आप मुझे बताओ भाई कि यहाँ पर हमको पता है x तो क्या है, बताओ डिस्प्लेसमेंट। हम ये माने भाई कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम ये माने कि जब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हार्मोनिकली क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने क्या मान ली, r इक्विलिब्रियम, और ये एक्सपेंड कितना होगा बताओ भाई, x। तो हम क्या बोलेंगे, x के इसके अंदर क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट, x इसके अंदर क्या भाई, तो आपको भाई, तो x तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, E क्या है जो एनर्जी आनी है, साई क्या है डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। साई क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमको साई नहीं मालूम ना भाई, बोलो भाई ना हमको ही मालूम, लेकिन आपने यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, V। आपने भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, नहीं समझे बात। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी जो आप यहाँ पर है, आप किसी क्लासिकल काउंटर पार्ट की निकाल के आप पुट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। तो आप बताओ किसी ऑसिलेटर की आपने यहाँ पर क्या पुट करनी पड़ेगी, किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपने यहाँ पर क्या पुट करनी पड़ेगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व होगी। तो भाई अगर आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डायटोमिक मॉलिक्यूल भैया तो क्वांटम ऑसिलेटर, क्या है क्वांटम ऑसिलेटर, उसके आपने स्टेट्स निकालनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए पहले भाई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भाई, ताकि हम उसको यहाँ पुट करके और श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकाले, वेव फंक्शन एज वेल एज एनर्जी। तो आप कहोगे भाई हमारे पास पोटेंशियल कैसे आएगा, तो पोटेंशियल निकालना बहुत ईजी। आप एक काम करो, आप ये मान लो आप नहीं है डायटोमिक मॉलिक्यूल का कोई आप काउंटर पार्ट मान लो, एक स्प्रिंग मान लो, आप क्या मान लो, एक स्प्रिंग। ये मान लो भाई स्प्रिंग की लेंथ क्या हमारे पास, RE, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। अब अगर आपने इसे क्या किया, अब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो x तो इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x इसके अंदर क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने स्प्रिंग को भैया से खींच लिया,
आपने भैया आप एक काम करो, आप एक स्प्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस करके डिस्प्लेसमेंट, और वहां से क्या निकाल के भाई पोटेंशियल एनर्जी, वो कहाँ पुट कर दो भाई। आप एक स्प्रिंग को हार्मोनिकली क्या करो, आप एक स्प्रिंग को हार्मोनिकली आप क्या करो भाई, एक्सपेंड और कंप्रेस, ऑसिलेट, इजंट इट। और ये देखो भाई कि उसके कंप्रेशन या एक्सपेंशन के दौरान कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, वही कहाँ पुट कर दो भाई, यहाँ पर, इजंट इट। तो बताओ भाई किसी ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, कैसे कैसे हम भाई मालूम करेंगे। तो आपने वैसे क्या किया, कंप्रेस और एक्सपेंड। तो बताओ भाई, अरे ध्यान रखो, तो आप ये बताओ भाई, तो इसको कंप्रेस करने में तो आपने निकालने क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप किसी स्प्रिंग के ऊपर भाई, एक नहीं होता, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, जो हिंदी माध्यम वाले वो समझेंगे आप इस बात को भाई, है ना। क्या भाई, अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो उसमें आप क्या भर देते हो बताओ भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी स्प्रिंग को खींचने में जो वर्क होता है वही उसमें क्या बन जाती है, यानी अगर मैं इस स्प्रिंग को खींचने में जो वर्क हुआ वो वर्क हम कैलकुलेट कर ले तो वही क्या होगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट। तो वर्क बताओ हम कैसे निकालेंगे। और आपको बताऊं भाई, पहले बताओ अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू, भाई वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता होगा ना आपको भाई। तो अब बताओ भाई, अब यहां बताओ फोर्स मान लिया हमने क्या लगाई भाई, पहले अब दो, अच्छा दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप बताओ जब आप इस स्प्रिंग को खींचते हो तो फोर्स आपने लगाई इस साइड, ठीक है, अरे क्या होता है फोर्स इनटू डब्ल्यू, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। लेकिन तो आपने क्या मालूम करना पड़ेगा, फोर्स। तो आप जब स्प्रिंग को खींचते हो भाई तो क्या इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होती क्या। अगर आप इस वेट को आप खींचते हो इस साइड तो ये कहाँ खींचा आपको भाई, इस साइड, यानी कि हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट आया इस साइड तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी इस साइड। तो हम क्या बोलेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, उल्टे। हालांकि दोनों ही क्या वेक्टर, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से क्या हो, उल्टा, तो दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के नेगेटिव से आएगा, नहीं आएगा आपको। तो हम क्या बोलेंगे भाई। और एक बात और, अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचते हो तो ज्यादा क्या बनती है, रिस्टोरिंग फोर्स, और कम खींचते हो तो कम रिस्टोरिंग फोर्स, इजंट इट। तुमको पता है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भाई कम या ज्यादा बनती है डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात तो देखी हुई, और एक बात और देखी हमने कि डिस्प्लेसमेंट अगर क्या करते हैं डबल, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होती है डबल। डिस्प्लेसमेंट क्या करो ट्रिपल, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होती है ट्रिपल। तो हम क्या बोलेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट X। समझे बात। और भाई सामने नेगेटिव कर दो, क्यों भाई, क्योंकि ये वेक्टर से उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट लेके आए इस साइड, रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी इस साइड। अब इसको हटाएंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू माइनस KX। तो ये क्या है मेरे पास, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है बात। लेकिन अब दिक्कत ये है भाई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर ये वेरी करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी वेरी, बताओ भाई वेरी करेगा भाई। तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर क्या नहीं, बताओ, बोलो भाई। अरे भाई रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है ना, लगातार बदलती भाई। तो आप बताओ क्या करो भाई। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स, तो आप बताओ W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना भैया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है कांस्टेंट और फोर्स भी क्या है कांस्टेंट, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा वर्क। लेकिन अगर भाई डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर फोर्स बताओ क्या हो रही है, वेरी कर रही है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या भाई, आप ये देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने में जो वर्क हुआ है उसे क्या करो भाई, फुल डिस्प्लेसमेंट रेंज के ऊपर आप क्या कर दो उसको भाई इंटीग्रेट कर दो, ये तो होता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो फोर्स क्या है मेरे पास, बोलो भाई माइनस KX। और बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट तो मेरे पास क्या है, बोलो भाई। अगर मैं कहूं तो बताओ वर्क, बताओ भाई, बताओ मेरे पास वर्क क्या है, बताओ भाई हमारे पास बताओ वर्क क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अरे बोलो भाई, अब बताओ अगर मैं यहाँ पर बताओ क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ बताओ क्या हमारे पास भाई फोर्स। तुमको पता है कि अगर ऐसा होता, अगर डिस्प्लेसमेंट आता और फोर्स क्या रहती कांस्टेंट, तो सिंपली ये साइड मल्टीप्लाइड बाई ये साइड, तो भाई ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आता ना भाई। लेकिन भाई क्योंकि आप जब क्या करते हो, इसे खींचोगे भाई, तो जितना ज़्यादा खींचोगे उतनी ज़्यादा क्या बनेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमको पता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, बोलो भाई, यहाँ पर वेरी करती हुई डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। तो भाई आपने तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल रीजन का एरिया निकाल के और क्या करो उसको भाई इंटीग्रेट, ठीक है। तो क्योंकि इसके दौरान क्या रहती फोर्स कांस्टेंट, तो ये क्या है dx और ये क्या है f, तो हम क्या बोलेंगे f डॉट dx। तो स्मॉल वर्क क्या होगा, तो थोड़ा सा वर्क बताऊंगा उसका जगह, तो dw क्या होगा, थोड़ा वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dx क्या भाई dx। अब बताओ फोर्स क्या थी, माइनस kx। अरे बोलो भैया, अच्छा एक बात और मैं बताना आपको भूल गया भाई, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था, f क्या था मेरे पास, माइनस kx आया था ना। तो अगर किसी में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स क्या करे जनरेट, अगर भाई किसी में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या करे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स क्या करे भाई, मतलब होना उसके लिए k क्या है भाई, क्योंकि kx की वैल्यू क्या आएगी f के बराबर। अगर बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या करे थोड़ी फोर्स, मतलब k की वैल्यू क्या बहुत कम है, और थोड़ा k बहुत ज्यादा फोर्स भाई नहीं आपको। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर हमारे पास 3 स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग क्या है स्टील का, क्या भाई एक स्प्रिंग क्या है स्टील का है, ठीक है बात, एक बताओ क्या भाई कॉपर का भाई, अरे भाई ये हमारे पास, और एक बताओ स्प्रिंग क्या है प्लास्टिक का भाई। हमारे पास क्या है 3 स्प्रिंग है, ठीक है, तीनों क्या है सेम लेंथ के हैं, लेकिन एक क्या है स्टील का, एक कॉपर का और एक प्लास्टिक का। तो अगर मैं इनको एक साथ खींचूं तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर आएगी, अगर मैं इसको इसको और इसको बराबर खींचूं भाई, इनको इसको मैंने खींचा 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, इन तीनों को आप एक साथ खींचो तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स कौन जनरेट करता है, स्टील स्प्रिंग भाई। इसका मतलब भाई अगर उतना ही डिस्प्लेसमेंट स्टील के स्प्रिंग में क्या करता है ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, इसका मतलब स्टील के क्या है ज्यादा, बोलो भाई। और यहां पर क्या बनेगी रिस्टोरिंग फोर्स कम बनेगी, तो यहां पर के क्या है कम। तो अपने बात देखी, कमजोर स्प्रिंग के लिए क्या आता है कम, और मजबूत स्प्रिंग के लिए क्या आता है ज्यादा। यानी भाई हमने आपको पढ़ाया था पहले भी, यानी अगर आपको के पता हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको भी के पता हो तो आप क्या कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर कमेंट कर सकते हो, नहीं है क्या आपको। यानी अगर मान ले भाई आप डायटोमिक मॉलिक्यूल से आप सोल्व करोगे आगे, बोलो भाई, तो अगर किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का के ज्यादा आ जाए, क्योंकि वो कैसे काम करता है एज स्प्रिंग, नहीं समझे बात, इसका मतलब वो क्या है मजबूत बॉन्ड, और अगर मान लिया के कम आए तो क्या है कमजोर बॉन्ड, आगे ना आपको ये। तो आप ये बताओ भाई, तो dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब बताओ भाई टोटल वर्क कैसे आएगा हमारे पास शिवम, क्या करो इसको इंटीग्रेट क्या जगह w, और भाई डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, बोलो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या बताओ हमारे पास, क्या भाई x हमारे पास क्या है टोटल, अरे भाई हमारे पास x की वैल्यू मेरे पास क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ भाई, तो f डॉट डी एक्स, तो क्या हमारे पास ये f क्या था हमारे पास, बोलो भाई माइनस के एक्स डी एक्स, ये था ना भाई। इसको ये बताओ क्या है हमारे पास, अरे भाई माइनस के एक्स स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा ना, तो क्या वर्क मेरे पास माइनस के एक्स स्क्वेयर बाई 2। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है के एक्स स्क्वेयर जो होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो ये जो भाई वर्क को अगर मैं क्या बनाऊंगा, तो वर्क को भाई बोलो भाई यहाँ पर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या है मेरे पास के एक्स स्क्वेयर आ गया, और यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं समझे बात, यानी कि भाई स्प्रिंग को खींचने में जितना वर्क करते हो वो वर्क ही किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तुम क्या बोले, वी क्या मेरे पास हाफ के एक्स स्क्वेयर, इजंट इट। तो थोड़ा ये रिव्यू था इसका, तो आपने यहां पर क्या पुट कर देना है हाफ के एक्स स्क्वेयर, तो वी यहाँ अरे वी आप यहां पर क्या पुट कर दो हाफ के एक्स स्क्वेयर, इजंट इट, इनटू साइज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या होगा वेव फंक्शन भी और एनर्जी भी। अरे भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा
वेव फंक्शन भी है और साथ में क्या आएगी भाई एनर्जी आएगी, इजंट इट। तो पता वेव फंक्शन क्या आएगा, और वेव फंक्शन मतलब क्या है कि क्वांटम ऑसिलेटर की, और बोलो भाई क्वांटम ऑसिलेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल की सभी वाइब्रेशनल स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वो बताओ क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास साई, बोलो भाई, तो हमने बात और देखी, इसमें एक क्वांटम नंबर आया साई एन, क्या है भाई साई एन, और ये एक्स इज इक्वल टू, ये बताओ क्या आएगा मेरे पास, बोलो भाई, ये तो क्या है एन एन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और ये क्या है मेरे पास एच एन एक्स, ये क्या है हर्मिट पोलिनोमियल, और क्या ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये तो क्या आएगा, तो ये तो मेरे पास क्या आ गया डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल स्टेट्स। अगर आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या मान लिया हार्मोनिक ऑसिलेटर, बोलो भाई, तो उसकी वाइब्रेशनल स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये भाई सभी स्टेट्स को बताएगा। आपने करना क्या है, आप यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट करो, एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, नहीं आपको है, तो साई वन तो क्या जाएगा, बोलो भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल एज हार्मोनिक ऑसिलेटर, बोलो भाई उसकी पहली स्टेट, फिर क्या जाएगा दूसरी, फिर भाई अरे भाई एन की वैल्यू क्या करो 1 2 3 4 5 पुट कर जाओ, हमारे पास क्या चाहिए बताओ भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स। तो अगर आपने यहाँ पर क्या पुट किया, जीरो पुट किया, तो क्या जाएगा साई जीरो, अरे बोलो भाई, तो हमारे पास क्या आएंगे साई जीरो, साई वन, साई टू, साई थ्री, इन्हीं को क्या बोलते हैं V0 V1 V2 V3, भाई इन्हीं को बोलते हैं V0 V1 V2 V3, भाई इन्हीं को बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या जाएंगे बताओ, बहुत सारे वेव फंक्शन आ जाएंगे ना। तो भाई यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, और आपके पास बताओ क्या आते चले जाएंगे भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल की अलग अलग वाइब्रेशनल स्टेट्स की उनको बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। और भी आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारे पास वेव फंक्शन तो आता ही आता है, साथ में क्या आती है एनर्जी। मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने पर वेव फंक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में हमारे पास तो क्या आएगी एनर्जी। तो पता एनर्जी वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनर्जी हमारे पास क्या है, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ, एन प्लस हाफ, और बोलो भाई एन प्लस हाफ एच न्यू, ये मेरे पास क्या है एनर्जी। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन भाई, इसको सॉल्व करने पर वेव फंक्शन भी आया और साथ में क्या आई एनर्जी। नहीं है आपको। अब देखो भाई, तो आपने एक बात देखी कि एनर्जी में भी और वेव फंक्शन में भी बताओ क्या क्या है हमारे पास, दो क्वांटम, सॉरी एक क्वांटम कौन सा एन है ना, एन की वैल्यू 1 पुट की तो क्या जाएगी डायटोमिक मॉलिक्यूल की पहली वाइब्रेशनल स्टेट, और यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट की डायटोमिक मॉलिक्यूल की पहली वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी पहली वाइब्रेशनल स्टेट उसकी एनर्जी। नहीं समझे बात, अरे भाई सॉरी जीरो 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 पुट की, जीरो पुट की, अरे बोलो भाई, अच्छा एक यहाँ पर क्या होती है 0 पॉइंट एनर्जी, क्या भाई खैर आपको बताएंगे, पहले बताओ तो आपको वेव फंक्शन मालूम पड़ गया, क्या आपको वेव फंक्शन और एनर्जी फॉर्मूला आ गया ना भाई हमारे पास। तो ये हमारे पास तो क्या है, अरे इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, बताओ दी वाइब्रेटिंग डायटोमिक रोटेटर, दी वाइब्रेटिंग डायटोमिक रोटेटर। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। अब इसको हम कंपेयर भी करेंगे, बताओ किसके साथ, बताओ। अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब आपने पढ़ने इसके एनर्जी लेवल्स। तो एक बार यहाँ पे काम करो, इसका वेव फंक्शन और इसकी एनर्जी दोबारा लिखो। आप ये बताओ भाई, आपने बनाना अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया ना भाई। अरे भाई आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, सभी स्टेट्स को बताने वाला, और साथ में क्या है हमारे पास एनर्जी फॉर्मूला, इजंट इट। तो बताओ वेव फंक्शन क्या है मेरे पास, साई एन, बताओ क्या था मेरे पास, यह था एन एन एच एन एक्स, ये होता भी हर्मिट पॉलिनोमियल, और ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो क्या है वेव फंक्शन।
और एनर्जी क्या है हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ और एच न्यू। तो ये बोले भाई कि यहाँ पर दो तीन एक काम करते हैं भाई कि हम इनको थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, हम थोड़ा नहीं यहाँ पर सिंबल्स डिफरेंट यूज करना शुरू करते हैं यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि एन जो क्वांटम नंबर है ये भाई हमने हाइड्रोजन एटम में यूज कर रखा है, पता होगा ना आपको भाई। तो यहाँ पर जो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल या क्वांटम नंबर है जो वेव फंक्शन में भी है और एनर्जी में भी है, ये भाई और सिस्टम्स में भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो हम इस क्वांटम नंबर को उन क्वांटम नंबर से कंफ्यूज ना हो आप, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम कुछ अलग सिंबल यूज करेंगे, ठीक है बात। तो बोले भाई नहीं, एक तो ये बोले भाई कि काम करो कि बताओ क्या है, आप वी यूज कर लो सिंबल, क्या भाई, क्योंकि भाई वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, क्या भाई वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर भाई, क्योंकि याद रखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एन होता है ना, लेकिन वो एन क्या बताता है, अरे वो क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए होता है, पता होगा ना आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, ये क्वांटम नंबर अलग है ना, अरे सिस्टम अलग है तो क्वांटम नंबर क्या है अलग है, तो बोले इसका सिंबल भी क्या कर लो अलग यूज कर लो। तो बोले भाई क्यों ना हम वी यूज कर ले, तो वेव फंक्शन बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, साई वी, अरे भाई क्या हो गया वी, और यहाँ भी क्या है मेरे पास वी वी, नहीं है क्या आपको भाई, और ये क्या हो गया ई वी, ये भी क्या हो गया ई वी, ई वी का मतलब ये होता इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं भाई, ठीक है वी आ गया ना मेरे पास। तो बोले हम यूज कर लेते, ठीक है बात। अब थोड़ा भी क्या ये ठीक लग रहा नहीं है, और वी की वैल्यू बताओ क्या कहाँ से कहाँ है, जीरो से ऑनवर्ड, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके। तो वेव फंक्शन आप क्या करोगे, और एनर्जी में वी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ भाई, और एनर्जी और वेव फंक्शन कैलकुलेट कर जाओ। वी की वैल्यू 0, वी की वैल्यू 0, पहली वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी, वी की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 1, दूसरी वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी, एजंट इट भाई, तीसरी वाइब्रेशनल स्टेट और वही तीसरी वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी, ठीक है। लेकिन भाई क्योंकि हम बात करें स्पेक्ट्रा की, अरविंद क्योंकि हम बात करें बताओ किसकी भाई, स्पेक्ट्रा की, तो स्पेक्ट्रा में एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि ये तो भाई जूल में है, तो किसमें है जूल में भाई, तो एनर्जी लेवल भी, अरे भाई एनर्जी लेवल भी कहाँ बनेंगे, जूल्स में बनेंगे ना, तो गैप भी किसमें आएंगे जूल्स में। लेकिन क्या आप तो एमिटेड रेडिएशन, तो भाई रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, रेडिएशन एमिटेड भी क्या आएंगी जूल में। लेकिन भैया आप ये बताओ, आप रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड या रेडिएशन एमिटेड को जूल में बताना भाई क्या बोलते हैं भाई, प्रेफर करते हो कि हर्ट्ज में, सेंटीमीटर नॉर्थ में कि वेवलेंथ में, भाई हम बाकी जूल में प्रेफर नहीं करते एटलीस्ट, इजंट इट। तो आप यहां पर आपने भी प्रेफर करना है सेंटीमीटर इनवर्स में भाई, तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी क्या करेंगे भाई सेंटीमीटर इनवर्स में तैयार करेंगे, इजंट इट। हम इससे भाई एंड आप हालांकि इससे भी एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार कर सकते हो। वो तो यहां से क्या जाएगा मेरे पास, V की वैल्यू 0 पुट करो, क्या जाएगा h/2 भाई, अरे भाई पहले क्या जाएगी h/2, अगली क्या जाएगी 1 पुट करियो 3/2 h/, अगली क्या आएगी 5/, लेकिन ये सारी बताओ किसमें है जूल्स में, ये भी जूल में, तो गैप भी किसमें आएंगे जूल में, इजंट इट। तो बोले भाई बेटर ये रहेगा कि आप इसे कन्वर्ट कर लो, बताओ किसके अंदर सेंटीमीटर इनवर्स में। तो बोले भाई क्या बताओ क्या किया जाए इसके लिए, तो काम करो भाई, तो हमको पता E इक्वल क्या होता है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, E क्या होता है h न्यू होता होगा, और न्यू क्या होता है, ये न्यू हो, ये भी नहीं है क्या, ये क्या भाई न्यू, ओके ना न्यू लिखो, ठीक है। तो E इक्वल टू h न्यू है, न्यू क्या C/λ, अब 1/λ क्या होता है न्यू बार, बोलो भाई अब बताओ क्या, तो अब बताओ न्यू बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, E/hc करके भाई, तो न्यू बार में इसे कैसे कन्वर्ट करते हो भाई E/hc, ठीक है। तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा, और बोलो भाई क्या जाएगा ये, तो क्या करो इसको, आप इसे बताओ क्या लिख दो भाई, ये EV था ना, तो क्या लिखो भाई hc और न्यू बार और V, क्या भाई hc न्यू बार, V इज इक्वल टू क्या है मेरे पास
v प्लस हाफ और भाई h, अरे बोलो भाई न्यू आ गया ना, अरे बोलो भाई नहीं आपको, आपने भाई ये आपने बताओ किसने पुट कर दिया भाई, आप सिंपली इसको बताओ किससे भाग कर दो भाई, अरे भाई आप इसको सिंपली किससे भाग कर दो, एच सी से, इजंट इट भाई, नहीं आ गया आपको। तो आप ये बताओ अगर मैं यहाँ पर बताओ क्या करूँ भाई, अरे कम हो रहा आप यहीं पर ले आओ, अभी आप बताओ ये क्या हमारे पास, अभी ये मेरे पास क्या है एच सी ना, यहाँ पर न्यू को भी क्या लिखो बताओ, सी बाई लैम्डा और 1 बाई लैम्डा, आप क्या करो तो भाई न्यू बार, इजंट इट। तो काम करो भाई, अब आप एच सी से एच सी कर दो कैंसिल, तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, तो न्यू बार भी क्या है मेरे पास, ये न्यू बार यहाँ पर भैया अब कंफ्यूजन नहीं होता क्या, लेकिन ये बताओ क्या हमारे पास, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, मेरे पास क्या भाई इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भैया, वो जो न्यू बार है, ये न्यू बार क्या एनर्जी के लिए और वो न्यू बार क्या है इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए। तो बोले भैया कंफ्यूजन ना हो, तो बोले भाई हम इस न्यू बार को भी हम क्या कर दें, इसको ई लिख दें क्या भाई, अब इसको भाई लिखने कई तरीके होते हैं, कई बार तो इसको भाई ऐसे लिख दें, ऐसे पता होगा ना आपको भाई कि कैपिटल ई लिखा तो क्या लगता है जूल में है, तो ऐसे नहीं, अरे अजीब सही, इसको ऐसे लिख देंगे, तो बात आपको पहले पड़ रही भाई, जब एक काम करो भाई आप सिंपल ई लिख लो लेकिन ऊपर बार लगा लो, क्या भाई सिंपल ई लिखो और ऊपर क्या लगाओ भाई, और या फिर याद कर लो कि ई लिखा हुआ है ना और ओमेगा ही तो पक्की होती इसमें सेंटीमीटर नॉर्थ, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ये बताओ मेरे पास क्या क्या एनर्जी लेवल, अरे फॉर्मूला आ गया मेरे पास ये, तो v प्लस हाफ ओमेगा ई बार, जहां पर ओमेगा बताओ क्या है, जहां पर ओमेगा बताओ क्या भाई इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है बात। अब इसका फायदा क्या है, ये भाई अब आपके पास बताओ किस में आया है, सेंटीमीटर इनवर्स में आया है ना, इजंट इट। तो अगर भाई हमारे पास ये सेंटीमीटर इनवर्स में आया है तो बताओ क्या करो इसको, अरे भाई अब इससे आप जो डायग्राम बनाओगे, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो लेवल किस में बनेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में, और उनके गैप भी हमारे पास किस में आएंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में आएंगे। तो ये फायदा है यहाँ पर, इजंट इट। तो वो सिंपल काम करो भाई, अब आप क्या बनाओ इससे एनर्जी लेवल डायग्राम, इससे आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, बताओ क्या बनाओगे आप, v की वैल्यू क्या पुट करो 0, तो क्या है मेरे पास हाफ ओमेगा ई आ गया ना भाई, तो क्या है मेरे पास ओमेगा ई बार बाई 2, इसको जनरली भाई ओमेगा ई लिख देते हैं, क्योंकि ओमेगा लिखा तो क्या लगेगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन ओमेगा ई लिखे तो क्या है ये कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या है ये इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इजंट इट। अच्छा v की वैल्यू पुट करियो, क्या है मेरे पास 3/2 ओमेगा ई, फिर क्या है मेरे पास 5/2 ओमेगा ई, फिर क्या है मेरे पास 7/2 ओमेगा ई, ठीक है। तो भाई यहां से हमने एक बात तो देखी कि v की वैल्यू 0 पुट करने पर बोलो भाई एनर्जी 0 नहीं हुई ना, यानी ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल के पास एनर्जी क्या है नॉन जीरो। तो अगर किसी की ग्राउंड स्टेट के पास एनर्जी क्या हो तो उसे हम क्या बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे भाई पहली बात तो हमने एक पैटर्न देखा कि यहाँ पर 0 पॉइंट एनर्जी है, तो ये बताओ मेरे पास क्या बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम, नहीं आएगा आपको ये, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़े भाई, तो मेरे ख्याल से आपको भाई, क्योंकि देखो आपको डायग्राम की जरूरत क्या थी भाई, डायग्राम की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आगे आपने इसका स्पेक्ट्रा पढ़ना है कि अगर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करते हो तो ये किस तरह का स्पेक्ट्रा करेगा प्रिडिक्ट, इजंट इट। और भाई स्पेक्ट्रा प्रिडिक्टेड और एक्चुअल स्पेक्ट्रा में कोई मैच है भी कि, अरे भाई आप ऐसे तो पढ़ते हो, आप कोई थ्योरी सोचते हो भाई, इजंट इट, उससे हमारे पास क्या थे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, फिर हम उन थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को मैच करते हैं किससे भाई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, अगर वो मैच कर जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई हमने जो थ्योरी सोची वो थ्योरी की वो थ्योरी मतलब क्या है गलत है, इजंट इट। अरे बोलो भाई बता दे इसको, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, तो ध्यान रखो भाई अब के बाद मैं नहीं इसको हमेशा ओमेगा ई में लिखूंगा, तो यहाँ पर एच न्यू लिखा हो तो समझ जाइए एनर्जी कौन सी है जूल वाली, और यहाँ पर भी क्या लिखा हो वेव नंबर, अगर v प्लस हाफ के साथ क्या लिखा हो वेव नंबर, तो समझ जाइए क्या है ये कि भाई एनर्जी किसमें है सेंटीमीटर इनवर्स में है,
और अगर यहाँ पर एच न्यू लिखा हो तो समझ जाओ भाई किसमें है, जूल में, इजंट इट। ओके, तो भाई हमारे पास वेव फंक्शन भी आ गया, एनर्जी भी आ गई, चलो बार लगा दिया अब, ठीक है, ई वी। अरे नहीं तो न्यू बार और वी ये एक से नजर आने लग जाए, ठीक है ना बात। अरे बोलो भाई, तो क्या हमारे पास ये वी प्लस हाफ, बताओ, ओमेगा ई, इजंट इट। बात नहीं भाई। अब आप मुझे बताओ भाई, साइलेंस, अब आप एक बार नहीं कंपेयर करो भाई, क्योंकि आपने तो मान लिया, आपने ये तो मान लिया भाई कि क्लासिकल और क्वांटम ऑसिलेटर में आपने तो मान लिया कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का आपने कैसे ऑसिलेट करवा दिया, क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। लेकिन भैया आप सोचोगे कि जैसे क्लासिकल ऑसिलेटर होता है, जैसे क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, क्या डायटोमिक मॉलिक्यूल वैसे बिहेव करेगा ना भाई, क्योंकि आपने देख लिया कि आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल को अपने क्या मान लिया है, एक क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इजंट इट। लेकिन भाई क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिफरेंस होता है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, किससे मैच करेगा भाई, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है कि एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो आप ये ध्यान रखियो भाई कि जब आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को एज हार्मोनिक ऑसिलेटर आप ट्रीट कर रहे हो, तो आपने उसको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर मानना है, न कि क्लासिकल। तो आप इनमें डिफरेंस देखो भाई कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके ठीक है भाई। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, चलो पहले हम एक बार बनाते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सा, क्लासिकल, क्या भाई, पहले हम एक बार क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को के एनर्जी लेवल बनाते हैं भाई, ठीक है। और उनको बनाने के लिए क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्या करना पड़ता है, ओके। हालांकि भाई ये टोटल एनर्जी के लिए है, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लेकिन आपको कोरिलेशन मालूम पड़ जाएगी। आप मुझे बताओ क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जी क्या थी हमारे पास, हाफ के एक्स। भाई हमारे पास क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जी मेरे पास क्या थी, हाफ के एक्स कराई थी ना, इजंट इट। तो अगर भैया आप यहाँ पर एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या पुट कर दो, जीरो, तो बताओ हमारे पास एनर्जी क्या जाएगी, जीरो जाएगी ना, इजंट इट। और भाई अगर डिस्प्लेसमेंट तो बताओ क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो सिंपल सी बात है। अगर क्लासिकल ऑसिलेटर में डिस्प्लेसमेंट की रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई एनर्जी यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भाई। यानी अगर थोड़ा क्या है डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ी एनर्जी, ज्यादा क्या है तो भाई ज्यादा, और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, और ज्यादा एनर्जी, इजंट इट। और भाई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या होगी एनर्जी, जीरो। तो हालांकि भाई इसको किसी किसी क्लासिकल ऑसिलेटर को मूव तो करवाएंगे ऐसे, लेकिन भाई अगर मैं एक एटम हम क्या कर लें फिक्स, और दूसरा तो हम क्या करते तो भाई दूसरा मूव करवाएं भाई, तब भी तो क्या भाई, एक एटम फिक्स कर दिया, दूसरा एटम मूव करवाया, इजंट इट, तब भी बताओ क्या हो भाई, वही तो बात है। बताओ क्या होता है, आर इक्विलिब्रियम घटती है और भाई आर इक्विलिब्रियम बढ़ती है, इजंट इट। तो आप बताओ भाई, तो आप बताओ, तो अगर कोई मान लिया, तो एक मैंने यहां फिक्स कर दिया है, तो ये बताओ मेरे पास क्या है, आर इक्विलिब्रियम, और इस साइड बताओ क्या है हमारे पास, बताओ इस साइड हमारे पास क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई अगर आर इक्विलिब्रियम घट जाए तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और भाई अरे भाई अगर क्या हो जाए कंप्रेस, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बढ़ जाए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स, उस साइड तो हमारे पास क्या है, प्लस एक्स है, ठीक है बात। तो आप मुझे बताओ, एक तो मॉलिक्यूल ऐसा हो भैया एटम फिक्स है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा हो, तो हायर एनर्जी कौन सा बनेगा। अब ठीक है, बोलो भाई, एक मॉलिक्यूल अच्छा, तो अगर एक मॉलिक्यूल मूव ही ना कर रहा, उसमें वाइब्रेशन ना है, हालांकि आपको पता है मॉलिक्यूल आपने चेक कर लिया भाई, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, लेकिन भाई अगर मैं मान लूं कि क्लासिकल ऑसिलेटर का, मान लो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे ऑसिलेट करता है, हालांकि भाई वो ऑसिलेट करता कैसे है, क्वांटम मैकेनिकली, क्योंकि आपने देखा भाई क्लासिकल ऑसिलेटर के एनर्जी क्या बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इजंट इट, कुछ भी बोलो भाई,
आप भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप यहाँ पर भाई कुछ भी पुट कर सकते हो, इजंट? इससे क्या होता है भाई, एनर्जी तो क्या भाई, एनर्जी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, इजंट इट? तो हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। क्या होता है भाई, कॉन्टिन्यूस। भाई क्लासिकल ऑसिलेटर कोई भी एनर्जी अटेन कर सकता है, लेकिन क्वांटम ऑसिलेटर क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा? वी की वैल्यू जीरो पुट की तो क्या होगा, ओमेगा आई बाई टू, यानी या तो एनर्जी क्या होगी ओमेगा बाई टू, या क्या होगी 3/2 ओमेगा, या क्या होगी 5/2 ओमेगा। यानी कि क्वांटम ऑसिलेटर कोई भी एनर्जी पुट अटेन, तो क्लासिकल के एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, और क्वांटम ऑसिलेटर एनर्जी लेवल क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड। और डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करता है, मैं आपको कहोगे जब डायटोमिक मॉलिक्यूल बिहेव कैसे करता है एज क्वांटम ऑसिलेटर, तो मैं क्लासिकल ऑसिलेटर पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, क्योंकि कई बुक्स में क्या करते हैं, क्लासिकल ऑसिलेटर की तरह उसको भी बिहेव करता शो कर देते हैं, किसको, डायटोमिक मॉलिक्यूल को। ऐसा होता नहीं, अरे भाई एनर्जी यूज कर लेते हैं क्वांटम वाली, और भाई उसका बिहेवियर कैसे शो कर देते हैं, क्लासिकल वाला। ठीक है बात? तो तो पहला डिफरेंस तो क्या है, क्वांटम ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स क्या है, क्वांटाइज्ड। सो डायटोमिक, और भाई क्लासिकल ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल क्या है, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा बताओ डिफरेंस क्या है, अगर आपने यहाँ पर x 0 पुट कर दिया तो क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जी भाई 0 भी हो सकती है, क्वांटम ऑसिलेटर के पास क्या होती है, एक मिनिमम एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी, इजंट इट? और बताओ क्लासिकल ऑसिलेटर में और क्या खासियत होती है, बताओ भाई? क्लासिकल ऑसिलेटर मैक्स, अब बताओ, अच्छा बताओ इसका भाई, इसमें क्या होता है, इसमें हर एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या होती है, एक लिमिट होती है। क्या भाई, ये क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी करो, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी करो? तो मैं ये कहूँ कि कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, मैं ये कहूँ कि एक क्लासिकल ऑसिलेटर यहाँ है एनर्जी में, कहाँ भाई? इसका मतलब बताओ क्या है, उसका एक एटम फिक्स है, और ये एटम बताओ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, कंप्रेस एक्सपेंड भाई। तो अगर ये इतनी एनर्जी क्रिएट करना चाहता है तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस और एक्सपेंड। अगर ये ज्यादा एनर्जी क्रिएट करना चाहिए तो भाई इसको ज्यादा कंप्रेस एक्सपेंड, और ज्यादा भाई, और ज्यादा। नहीं पता आपको पहले पड़ी? तो हमको पता भाई कि क्लासिकल ऑसिलेटर को अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कंप्रेशन एक्सपेंशन की लिमिट को बढ़ाना पड़ता है, इजंट इट? यानी भाई क्लासिकल ऑसिलेटर की हर एक एनर्जी के लिए कंप्रेशन, जैसे ये एनर्जी है, ये एक एनर्जी भाई, इस एनर्जी के लिए क्या कंप्रेशन और एक्सपेंशन पे एक लिमिट नहीं है क्या? क्वांटम ऑसिलेटर में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। कैसे? आप एक काम करो भाई, आपको पता है क्वांटम ऑसिलेटर की सारी वैल्यू कहाँ होती है, क्वांटम डोमेन की सारी वैल्यू कहाँ होती है, क्लासिकल में, लेकिन क्लासिकल डोमेन की सारी वैल्यू कहाँ नहीं होती, क्वांटम डोमेन में। तो मान लो भाई ये एनर्जी है ओमेगा ई बाई 2, ओमेगा ई बाई 2। मैं ये चाहूँ भाई कि हमारा मॉलिक्यूल अगर क्लासिकल ऑसिलेटर की तरफ बिहेव करता, भाई हमारा मॉलिक्यूल क्लासिकल ऑसिलेटर की तरफ बिहेव करता, तो ओमेगा ई बाई 2 एनर्जी क्रिएट करने के लिए उसे बताओ उसको भी क्या करना पड़ता, इतना कंप्रेशन, इतना एक्सपेंशन, ये होता ना भाई। तो और भाई मैक्सिमम टाइम ये कहाँ स्पेंड करता, बताओ भाई? क्लासिकली ऑसिलेट करते हुए कोई चीज मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, या तो फुल्ली एक्सपेंड या फुल्ली, भैया जो कोई चीज जब क्या करती है, एक्सपेंड और कंप्रेस, तो यहाँ क्यों रुकती है, रुकेगी भैया, अगर वो रुक गई वहाँ पर कुछ समय के लिए तो वहाँ पर ज्यादा क्या करिए हो, टाइम स्पेंड। और जब क्या होगी बताओ भाई, अरे कंप्रेस होती होती फास्ट फास्ट फास्ट, फिर यहाँ पर फास्टेस्ट, फिर क्या हो जाएगी, स्लो स्लो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लोएस्ट। नहीं आएगा आपको? तो अरे भाई अगर कोई लड़की ऐसे झूला झूल रही है, इजंट इट? तो आप ये बताओ यहाँ पर और यहाँ पर वो क्या होती है, आके रुकती है भाई, यहाँ पर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, यहाँ पर तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट। तो सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल क्लासिकली क्या करता है, ऑसिलेट, तो वो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करेगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और इक्विलिब्रियम पे क्या करता है भाई, मिनिमम टाइम। नहीं आएगा आपको? लेकिन भाई यहाँ बताओ क्या होता है, अरे बोलो भाई, अब अगर आप इसका वेव फंक्शन प्लॉट कर दो, क्या भाई इसका वेव फंक्शन यहाँ पर शायद मैंने रखा हो, बोलो भाई,
अब बताओ क्वांटम में क्या होता है, बोलो भाई। आप एक काम करो भाई, देखो जो ये वाली लाइन है, अरे भाई जो ये ग्रे लाइन है तो क्या है क्लासिकल, और ब्लैक बताओ क्या है क्वांटम लेवल। तो हमने ये बात देखी भाई, ये मानो ये जो एनर्जी बताओ कौन सी है, ये बताओ क्या है, ये दोनों में है ना भाई। अरे भाई इस ब्लैक लाइन के नीचे एक ग्रे लाइन तो है, इस ब्लैक लाइन के नीचे क्या एक ग्रे लाइन भी है ना भाई, इजंट इट। तो हम क्या बोले बताओ, तो भाई क्लासिकली यहां से लेके यहां तक क्या है कंप्रेशन एक्सपेंशन की लिमिट है ना, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल, अरे भाई क्वांटम मैकेनिकली बताओ इसके ऑसिलेट करने कौन बताएगा, एक वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन मैक्सिमम कहाँ बताओ भाई, ये नहीं जो ऊपर वाली जो लाइन है, अरे भाई ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, ये क्या है वेव फंक्शन, ठीक है क्वांटम वेव फंक्शन भाई पहली स्टेट का। तो क्या हमारे पास यहाँ पर भाई वेव फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पर है, आर इक्विलिब्रियम के लिए, और उसके बाद तो क्या हो रहा है वेव फंक्शन घटता घटता तो क्या हो भाई जीरो, कहाँ जाएगा ये पूरी तरह कहाँ जाकर जीरो होएगा इनफाइनाइट पे, और यहाँ पे भाई इनफाइनाइट पे। इसका मतलब क्या बताओ, बोलो भाई, यानी अगर मॉलिक्यूल ओमेगा E/2 एनर्जी क्रिएट करना चाहे क्लासिकली तो उसको एक खास रेंज पे कंप्रेस और एक्सपेंड होना पड़ता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल उतनी ही एनर्जी क्रिएट करना चाहे, बोलो भाई क्वांटम मैकेनिकली ऑसिलेट करते हुए एज हार्मोनिक ऑसिलेटर, तब बताओ क्या होगा भाई, तब इसे कंप्रेशन पर एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अरे भाई इनफाइनाइट ये नहीं जो वेव फंक्शन है ये इनफाइनाइट कंप्रेशन के लिए क्या है नॉन जीरो, और अरे भाई इनफाइनाइट के लिए क्या हुआ ये जीरो होएगा, नहीं पता आपको पहले पड़ गया। अरे बोलो भाई और सिर्फ ये स्टेट नहीं, सभी स्टेट्स में तो क्या है भाई, सभी स्टेट्स में क्या है बताओ, ये वेव फंक्शन कहाँ जाके जीरो है पूरी तरह से इनफाइनाइट पे, नहीं आएगा आपको। मैं बताओ क्या इस बॉन्ड लेंथ के लिए क्या, अरे भाई इस लेंथ के लिए फंक्शन है क्या, बिल्कुल फंक्शन है, तो उसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर मतलब उसकी क्या भाई संभावना है, नहीं है क्या आपको। यानी कि भाई सिंपल बात है, जो हमारे पास क्या हो क्वांटम ऑसिलेटर, उसके ऊपर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की कोई लिमिट, भाई क्वांटम ऑसिलेटर के ऊपर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं होती, इजंट इट। वो इनफाइनाइट कंप्रेस और इनफाइनाइट क्या कर सकता है एक्सपेंड कर सकता है भाई, इजंट इट। और वो मैक्सिमम टाइम का स्पेंड करता है। ध्यान से देखो भाई, बताओ यहाँ पर ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में बताओ वेव फंक्शन मैक्सिमम किसके लिए, अगर मैं कहूँ भाई मॉलिक्यूल क्लासिकल है तो क्या कर रहा है बताओ भाई, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, नहीं है आपको भाई। तो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करेगा, या तो इस पोजीशन पे या भाई इस पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन अगर क्या करो तो भाई क्वांटम मैकेनिकली, तो इतनी ही एनर्जी क्रिएट करने के लिए मॉलिक्यूल को इस वेव फंक्शन के ये अरे भाई जो ये नहीं है जो ये लाइन है ये क्या है बताओ भाई, ये एनर्जी लेवल नहीं, क्या है ये वेव फंक्शंस, क्या है ये किसी क्वांटम स्टेट को बताने वाले वेव फंक्शंस। तो बताओ जहाँ पर वेव फंक्शन क्या होगा ज़्यादा, वो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी ज़्यादा संभावना रखेगी एग्जिस्ट करने की। जिस बॉन्ड लेंथ के लिए बोलो भाई वेव फंक्शन क्या है कम, वो एग्जिस्ट भी करेगी तो भाई कम करेगी। तो यहाँ पर आपने बात देखी भाई मैक्सिमम वेव फंक्शन किसके लिए है, आर इक्विलिब्रियम के लिए, यानी मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करेगा। अजीब बात नहीं हुई है, यानी कि भाई क्लासिकली क्या था ओमेगा E/2, मान ली ये एनर्जी कितनी है, मान ली गैप कितना बताओ भाई 10, कितना ये 10, और ये कितना 8 और 12, तो हम बताओ क्या बोलेंगे। तो क्लासिकली ओमेगा E/2 एनर्जी क्रिएट करने के लिए मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, क्लासिकली 8 और 12 के बीच में कंप्रेस और एक्सपेंड, और मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करेगा 8 और 12 पे, 10 बॉन्ड लेंथ के साथ उसके मिलने की संभावना सबसे कम होएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ओमेगा E/2 एनर्जी क्रिएट करने के लिए वो 8 से कम और 12 से ज़्यादा भी कंप्रेस एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो कहाँ स्पेंड करेगा 10 पे। बात आपको पहले पड़ी भाई। फिर हम बोलेंगे भाई अब बताओ भाई ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। अब देखो ये जरूरी क्यों भाई, ताकि आपको स्पेक्ट्रा का आपको रीजन मालूम पड़ जाए तरीका। ये मान ले क्या ओमेगा/2, ये बताओ क्या है 3/2 ओमेगा ई, तो ये मान ले क्या है 7, ये बताओ क्या है 13, ये क्या है 8, ये क्या है 12, नहीं है आपको। तो क्लासिकली अगर हम ये बोले भाई कि मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाना चाहिए क्लासिकली, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने कंप्रेस एक्सपेंड करने की रेंज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं आएगा आपको। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल में क्या बोलूँ,
ट्रांजिशन हुई तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट। बोलो भाई, तो यहाँ भी तो इसका फंक्शन देखो और इसका फंक्शन देखो, बताओ कैसा इनका फंक्शन कैसे है? बताओ भाई, बताओ V0 में क्या फंक्शन है? फंक्शन मैक्सिमम कहाँ है? R इक्विलिब्रियम पे, और फिर भी घटता गया ना। लेकिन तो V1 में क्या फंक्शन? 0 कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे भाई, नहीं है क्या आपको फंक्शन? ये है और ये, तुम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन कहाँ है? थोड़ी कंप्रेस्ड, थोड़ी एक्सपेंडेड बॉन्ड लेंथ पे, नहीं है क्या आपको भाई? तो स्क्वायर भी, अरे भाई सेंटर पे अगर R इक्विलिब्रियम के लिए फंक्शन क्या है? 0, तो स्क्वायर भी क्या होगा? 0 होगा ना। इसका मतलब क्या है कि क्वांटम मैकेनिकली जब क्या होता है, मॉलिक्यूल प्रमोट होता है V0 से। हम नहीं बोलते भाई, हम ये देखो, आप समझे मैंने क्यों पढ़ा आपको? क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि जब मॉलिक्यूल भी कहाँ से कहाँ पर जाएगा, V0 से V1, तो वो ऐसे था, वो ऐसे हो गया ना, वो ऐसे नहीं था भाई। बात आपको पहले पड़ी। मॉलिक्यूल तो क्या था भाई, मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा था? R इक्विलिब्रियम पे, और भाई उसके कंप्रेस और एक्सपेंड होने की संभावना कम होती चली गई थी, इजंट इट? अरे बोलो भाई, लेकिन अगर हम क्या बोले बताओ, वो कहाँ पहुंच गया V0 से V1 में, तो उसने एग्जैक्टली किस बॉन्ड लेंथ को टेन करना बंद कर दिया है? R इक्विलिब्रियम के लिए भाई। अब वो कभी भी, अगर आप कोई मॉलिक्यूल कहाँ है V1 में, आप उसका फोटो उतारो। अरे बोलो भाई, अगर कोई मॉलिक्यूल एक्चुअल में कहाँ पर है V1 में, और आप उसका फोटो उतारो, ठीक है, तो फंक्शन क्या बताओ इसके लिए? फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है इस बॉन्ड लेंथ के लिए? ये फंक्शन है 0 नहीं क्या भाई? फंक्शन 0, तो स्क्वायर भी क्या 0? फंक्शन स्क्वायर 0 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। तो हम क्या बोलेंगे बताओ? हम क्या बोलेंगे भाई कि 0 संभावना है। तो मॉलिक्यूल, तो वाइब्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि मॉलिक्यूल V0 से कहाँ पहुंच गया? V1 में। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल ये था और ये हो गया ना। मॉलिक्यूल भाई बताओ क्या था? मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा था? R इक्विलिब्रियम पे, और अब उसने भाई एकदम से R इक्विलिब्रियम पे ही रहना बंद कर दिया। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल कहाँ है V1 में, आप उसका फोटो उतारो। अरे कोई मॉलिक्यूल कहाँ पर V1 में है, आप उसके भाई बर्स्ट मोड में 1 करोड़ फोटो उतारो। कितने भाई? इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल कहाँ है V1 में, और आप उसके भाई 1 करोड़ फोटो उतारो, तो एक सिंगल फोटो में आपको कहानी मिलेगा 10 के साथ। क्या मिलेगा? या तो कंप्रेस्ड या भाई एक्सपेंडेड। और ये मान लिया, बताओ क्या, ये बताओ हमारे पास क्या मान लिया? ये मान लिया क्या भाई 8.5, और ये बताओ क्या मान लिया बस भाई? बोलो भाई 11.5। तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे ज्यादा फोटो का मिलेगा वो 8.5 11.5 पे, 10 पे किसी में नहीं मिले। अजीब बात नहीं है? अब समझ गई बात मैंने क्यों इनको कंपेयर करवाया है, ताकि आपको वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को विजुअलाइज करना आ जाए। हालांकि भाई जनरल सेंस में यही बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल V0 में ऐसे था, V1 में क्या हो गया? फास्ट हो गया। ऐसे नहीं बोलते भाई, वो सिर्फ समझाने के लिए। आ गया नहीं आपको ये? तो कंपेरिजन आपको आ गया ना? अरे बोलो भाई, तो बताओ, तो वाइब्रेशनली हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल सभी वाइब्रेशन से, तो याद रखियो ये क्लासिकली मॉलिक्यूल, ध्यान रखियो, डायटोमिक मॉलिक्यूल भाई क्लासिकली ऑसिलेट नहीं करता ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे ऑसिलेट करता है? क्वांटम मैकेनिकली। और क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर की पहली एनर्जी कौन सी होती है? ω/2। उसका वेव फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि R इक्विलिब्रियम के लिए। और फिर भाई कंप्रेस्ड बॉन्ड लेंथ और एक्सपेंडेड बॉन्ड लेंथ के लिए फंक्शन क्या और लगातार घट रहा है ना। तो भाई कंप्रेस्ड बॉन्ड लेंथ और एक्सपेंडेड बॉन्ड लेंथ के एग्जिस्ट करने की संभावना कम हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल कहां से कहां पर गया? V0 से V1 में गया, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? बोलो भाई, उसने तो क्या किया? उसने भाई R इक्विलिब्रियम पे रहना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और बताओ कहां पहुंच गया? बोलो भाई, या तो इस पे या इस पे। यानी यहां पर पहली बात तो कंप्रेशन एक्सपेंशन पे कोई लिमिट नहीं है। तो आपको भाई ट्रांजिशन को आपको विजुअलाइज करना है क्या? वेरी गुड, ठीक है। हम हालांकि बोल देते हैं भाई कि मॉलिक्यूल क्या भाई V0 में है, फोटोन आया, कहां पहुंच गए हो? मतलब हमने बात बोल भी दी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल क्वांटम ऑसिलेटर की तरह काम करता है, समझे बात? और हम हमेशा भाई ट्रांजिशन हम कैसे विजुअलाइज करते हैं?
कि जैसे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल क्लासिकल ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ओके, लेकिन भाई सिंपलिसिटी के लिए नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब बताओ हमें क्या पढ़ना भाई, अरे बोलो भाई, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड सिलेक्शन रूल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब भैया बताओ, अब आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। अब भाई मैंने ये जो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ये नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि जब भी आप क्या बनाओ, कायदा तो ये कहता है भाई कि जब भी आप क्या बनाओ एनर्जी लेवल डायग्राम किसके, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल के, जब भी आप डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या बनाओ एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि ये क्या होता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी कर्व नहीं बनाना होता भाई। ये बताओ क्या हमारे पास V0, अरे भैया क्या साई जीरो, बल्कि क्या साई जीरो, ये क्या है साई 1, ये कौन सा है, और इन्हीं के घर के नाम क्या होते हैं V0 V1 और V2। तो ये क्या है मेरे पास ओमेगा E बाई 2, ये क्या है 3/2 ओमेगा E, ये क्या है 5/2 ओमेगा E। तो भाई एनर्जी लेवल डायग्राम भी है और वेव फंक्शन भी है। बोलो भाई, बताओ, नमकीन भी है, समझे बात भाई, अरे एनर्जी लेवल डायग्राम भी है, ओके, और भाई वेव फंक्शन भी है। तो आप ये बताओ भाई, तो आपने बता नहीं भाई, तो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार कर लिया भाई, क्या आपने एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार किया था ना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप ये बताओ कि भाई यहाँ से सिर्फ डायग्राम बनाने से बात नहीं बनती भाई, क्या सिर्फ डायग्राम मालूम होने से भाई हम ये कमेंट नहीं कर सकते कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। आप तो कहोगे भाई ये एनर्जी गैप रहा एक ट्रांजिशन, ये एनर्जी गैप रहा एक और ट्रांजिशन, ये एनर्जी गैप रहा एक और ट्रांजिशन। ये तो भाई आपको तो कोई भी लाइन में जो क्या नजर आएगा गैप, आप तो उसी को क्या बोल दोगे ट्रांजिशन, नहीं आएगा आपको भाई। तो भाई पहले तो ये चेक करो भाई कि यहाँ पर कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये कैसे मालूम किया जाए। तो हमने क्या चेक करना भाई, क्या V0 से V1 जाना अलाउड है कि नहीं है, और V1 से V2 में या V0 से V2 में। तो ये हम कैसे मालूम करते हैं बताओ, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के जरिए। बताओ क्या करना होगा आपको भाई, भाई अगर मुझे पता करना है कि साई 0 से, अगर मुझे पता करना है कि साई 0 से, बोलो भाई साई 0 से साई 2 में जाना संभव है कि नहीं है, तो बताओ भाई ये हम कैसे मालूम करें, बताओ तो क्या करोगे। अरे भाई इंटीग्रेशन किसका, साई 0 का, साई 2 का, V0 V2 के वेव फंक्शन, सब समझे भाई। मैंने क्यों लिखे थे यहाँ पर ये, हालांकि हमने इसको भाई इसको हमने डिटेल्ड कहाँ ट्रीट किया हुआ है भाई, जो बच्चे ऑनलाइन में है वो ध्यान रखें भाई, ये सारा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा। कब बताओ, जब हमने पढ़ाई थी क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हो। ठीक है बात, तो बताओ साई 0 और साई 2, भैया आपने चेक करना साई 2 जाना अलाउड है कि नहीं है। तो साई 0 का वेव फंक्शन, साई 2 का वेव फंक्शन, बीच में क्या ऑपरेटर फॉर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, तो ये अप्रोक्सीमेट 0 आया क्या है भाई। तो हम समझ गए भाई कि यहाँ से यहाँ जाना अलाउड नहीं है। और हमने ये बात और देखी, फिर साई 0 से साई 3 फोरबिडन, यानी जब भी मैंने क्या किया भाई, तो हमने जब हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन हासिल कर लिया, एनर्जी लेवल डायग्राम हासिल कर लिया, तो तब बारी आई भाई ये पता करने की कि किन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है, किन लेवल्स के बीच में, मतलब भाई किन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो हमने क्या किया भाई, हमने कई सारी स्टेट्स को कंबाइन किया और बीच में क्या रखा ऑपरेटर फॉर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। तो हमने ये पाया कि साई 0 साई 2 में भी क्या आया 0, साई 1 साई 3 भी क्या आया 0, साई 0 साई 5 भी क्या आया। सिर्फ पता कौन से नॉन जीरो आए हैं, सिर्फ कौन से ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल नॉन जीरो आए, जब मैं दो सक्सेसिव वाइब्रेशनल स्टेट्स के वेव फंक्शंस यूज करता हूं। यानी अगर मैं साई 0 साई 1 लूं तो भी नॉन जीरो, और साई 1 से साई 2, साई 2 से साई 3, और साई 2 से साई 3 भी नॉन जीरो, और साई 3 साई 2 भी क्या नॉन जीरो। मतलब एब्जॉर्प्शन की भी क्या है अलाउड, और भाई एमिशन की भी क्या है अलाउड। समझ बेटा क्या बात है, ठीक है। फिर बताओ एब्जॉर्प्शन क्या है, अरे भाई एब्जॉर्प्शन की बताओ क्या है अलाउड,
और एमिशन की बताओ क्या भाई, मैंने नकल ना काटा करो भाई, नकल ना नहीं करता करो, ठीक है ओके। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो बोले भाई, तो ये बोले कि बार बार ये भाई इनको पता करना ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, स्टूडेंट्स कहाँ दुखी होंगे। तो भाई जो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या बोली कि हम एक बात बोलते हैं भाई, डेल्टा वी प्लस माइनस 1 क्या है यहाँ पर सिलेक्शन रूल, सिर्फ डेल्टा वी प्लस माइनस 1 ही क्या है भाई अलाउड। यानी कि उन्होंने ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का पैटर्न देखा और क्या बताओ सारे क्या हैं प्लस माइनस 1 क्या अलाउड, और एक सी क्या रहेंगी इनकी, अरे अलाउंस भी क्या एक सी, याद रखियो अलाउंस बराबर नहीं होती, अलाउड भी क्या होती है कम ज्यादा अलाउड। क्या भाई ये पाया कि जितनी अलाउड क्या है साई 0 से साई 1, उतनी ही अलाउड क्या है साई 1 से साई 2, उतनी क्या है साई 2 से साई 3। नहीं है आपको भाई। तो आप ये बताओ भाई, आगे आपको भाई, मेरे ख्याल से आपके बात आपको पहले पड़ गई भाई कि नहीं पहले पड़ी, ठीक है। तो बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, बताओ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल IR स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। भाई यहाँ पर हमने पीक्स की ब्रॉडनिंग कंसीडर नहीं की है, क्या भाई हमने यहाँ पर पीक्स की ब्रॉडनिंग कंसीडर नहीं की है। अब बताओ अब सिलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं कि डेल्टा भी सिर्फ क्या अलाउड है प्लस माइनस 1 ही अलाउड है ना भाई। सिलेक्शन रूल्स क्या बोलते हैं कि डेल्टा भी या तो एक अप और या एक डाउन ही अलाउड, बाकी अलाउड नहीं है। तो आप मुझे दो यहाँ से यहाँ बताओ फिर क्या होना चाहिए अलाउड। ये गैप कितना आएगा बताओ, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से ये यहाँ से यहाँ बताओ कितनी पीक आनी चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ पर ये पीक कितनी आनी चाहिए ओमेगा i 3/2 ओमेगा i बाई ओमेगा i 2 अरे 3/2 ओमेगा i बाई कर रहा हूँ 3/2 ओमेगा i माइनस 1/2 ओमेगा i क्या आना चाहिए ओमेगा i, अर्थात बोलो भाई V0 से V1 अलाउड ओमेगा i, आपको अलाउड तो ये भी है भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई अगर। अच्छा एक बात और मैं आपको भाई एक बात और बताऊँ भाई, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी गैप होते हैं वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में क्या होते हैं एनर्जी गैप्स, तो ये आपको वही बात बताएंगे, ये इतने ज़्यादा होते हैं कि मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ बैठी होती है ग्राउंड स्टेट में। कहाँ भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। रोटेशनल लेवल्स में गैप क्या होता है कम होता है ना, वाइब्रेशनल लेवल्स में गैप क्या होते हैं ज़्यादा, इतने ज़्यादा होते हैं भाई। अगर मान लिया आप एक काम करो भाई, मान लो ये गैप कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, आप क्या मान लो भाई ये गैप कितना है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं ये बोल लूँ कि बताओ भाई, तो N1/N0, N1 क्या है पॉपुलेशन इन V1 बाई पॉपुलेशन इन V0, क्या रेशियो आएगा E की पावर डेल्टा E बाई KT। डेल्टा कितना मान लिया 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये मान लो भाई ये गैप 1000 सेंटीमीटर इनवर्स है। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, ये गैप कितना भाई 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो अगर आप 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के जूल बना के यहाँ पुट कर दो और यहाँ पर आप क्या यूज करो रूम टेम्परेचर, बोलो भाई, तो पता रेशियो क्या आएगा हमारे पास N1/N0 तकरीबन 0.008 आएगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आता है 0.008 से राउंड आएगा आई थिंक, इतना ही आता ना भैया, isn't it? अरे बोलो भाई, क्या है हमारे पास ये हाँ 0.008 हो 300 केल्विन पे, क्या 300 केल्विन, इसका मतलब क्या है अगर ग्राउंड स्टेट में तो क्या है 1000 पार्टिकल, तो यहाँ कितने सिर्फ 8। बोलो भाई रोटेशनल सिस्टम में क्या करता भाई, अगर मान लिया J0 में क्या है तकरीबन 1000, तो ऊपर कितने बैठे हुआ करते पता आपको तकरीबन 800-900 वैसे बैठे मिलेगा आपको, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या भाई ग्राउंड स्टेट में क्या बताओ, तो ऊपर क्या है सिर्फ और सिर्फ यानी बहुत कम पार्टिकल्स भाई,
ठीक है। तो भाई चलो चलो फिर भी मान ले भाई, चलो यहाँ पर यहाँ तो भी कम होंगे भाई, यहाँ तो क्या और भी कम होंगे ना, तो हम क्या मान ले, चलो भाई चलो हम क्या मान ले, कुछ भाई मैक्सिमम यहाँ है, थोड़े बहुत यहाँ और थोड़े बहुत यहाँ भी, लेकिन फर्क क्या पड़ता भाई, ये गैप कितना है ओमेगा ई, ये भी कितना ओमेगा ई, ये भी कितना है ओमेगा ई। इसका मतलब भाई आपको 3 ट्रांजिशन आ गई, तीनों कहाँ आएंगी भाई, तीनों कहाँ पर आएंगी ओमेगा पे आएंगी ना। तो हमको बताओ सिर्फ कितनी पीक मिलेंगी, तो हमारे पास भाई जो हार्मोनिक अरे भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कर रहा है प्रिडिक्ट, बोलो भाई, सिर्फ एक पीक कहां पर भाई ओमेगा ई पे, इजंट इट, अरे बोलो भाई सिर्फ एक पीक कहां पर ओमेगा ई पे। तो ये हमारे पास क्या है थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन, और यहां पर मैंने भाई ब्रॉडनिंग कंसीडर नहीं की है, क्या भाई यहां पर मैंने डॉपलर ब्रॉडनिंग, कोल्सन ब्रॉडनिंग या हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग या आपको पता होगा, आपको हो गए वाइब्रेशन लेवल में क्या होता है रोटेशनल लेवल, उनसे भी क्या हो सिग्नल ब्रॉड होएगा भाई, मैंने भाई कोई ब्रॉडनिंग यहाँ पर कंसिडर नहीं की, नहीं है क्या आपको, चलो भाई चलो उसको कंसिडर कर लेंगे। तो हम क्या मानेंगे सिर्फ एक पी का नीचे कहाँ पर ओमेगा, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही क्या करता है व्यवहार करता है, एक्ट करता है, तो क्या बोले भाई सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए ओमेगा ई पे, लेकिन एक्चुअल जो स्पेक्ट्रा होता है ना, क्या भाई जो एक्चुअल स्पेक्ट्रा होता है मैं आपको बताऊं, अच्छा तो अगर मैं भाई अगर हम यहाँ पर भाई ब्रॉडनिंग भी कंसिडर कर लें, क्या ब्रॉडनिंग भाई, तो क्या होगा भाई ब्रॉडनिंग क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है V0 से V1, पहली बात तो आपको पता है V0 V1 क्या है, शार्प तो है नहीं भाई, कोलिजन ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग, नेचुरल ब्रॉडनिंग, तो एक पीक आएगी ना भाई, पीक आएगी, और ऊपर से V0 कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बहुत सारी रोटेशनल स्टेट, और V1 कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बहुत सारी, तो उससे भाई आपको पता है V0 कोई सिंगल लेवल नहीं है, कलेक्शन ऑफ लेवल्स है भाई, कलेक्शन ऑफ लेवल क्या है V0 में एक सिंगल लेवल की बहुत सारे लेवल हैं, नहीं समझे बात, तुम क्या बोलेंगे भाई, तो एक ट्रांजिशन हो क्या हो, कई सारे क्या होंगे ट्रांजिशन जो नजदीक होंगी, तो आप क्या बोलोगे क्या ये हमारे पास एक भाई हमारे पास एक पीक आनी चाहिए ना, एक ब्रॉड पीक, तो हम तो क्या मानेंगे भाई, तो ये क्या है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर मैं भाई रोटेशनल लेवल भी कंसीडर कर लूँ, अगर मैं रोटेशनल लेवल्स भी कंसीडर कर लें भाई, वो तो हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई बताओ क्या बोलेंगे, कितनी पीक आनी चाहिए सर, सिर्फ एक पीक, वो बताओ कौन सी ओमेगा ई पे, लेकिन एक्चुअल स्पेक्ट्रा वही होता है, एक्चुअल स्पेक्ट्रा ये होता है कि ये मान लिया क्या ओमेगा ई पे तो कोई पीक आई ही नहीं, और ऐसे पीक आ रखी भाई, नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो भाई, एक तो क्या है ओमेगा पीक नहीं, ओमेगा के लेफ्ट में पीक और क्या है उसके राइट में पीक, नहीं है क्या आपको, नहीं भाई एक बैंड सेंटर, हालांकि इसने क्या बोला कि ओमेगा पे सिर्फ एक पीक आएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या आया ओमेगा पीक ना आई, क्या आया एक बहुत ब्रॉड बैंड है, सॉरी बैंड भी नहीं बोलो उसको भाई, क्योंकि इस बैंड में फर्दर क्या है पीक्स, अरे बोलो अरे तो इसको बैंड बोल दो, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम बोलते हैं पी ब्रांच, क्या बोलते हैं आर ब्रांच, आप आगे पढ़ोगे नहीं मतलब आपको पहले पढ़ी भाई, एक्चुअल स्पेक्ट्रम में क्या आया ओमेगा के लेफ्ट में भी क्या है पीक्स का एक सेट, और राइट में क्या है पीक्स का एक सेट, उसके अलावा भाई उसके अलावा तो फिर क्या है 2 ओमेगा के पास फिर से एक ऐसा ही पैटर्न है, क्या 2 ओमेगा के पास फिर से क्या एक ऐसा ही अरे भाई पैटर्न है, मतलब पीक्स का सेट है भाई, यहाँ पर क्या है इन पीक्स की इंटेंसिटी पहले बढ़ती फिर घटती है, फिर बढ़ती फिर घटती है, नहीं बात आपको बड़ी सिमिलरली इंटेंसिटी बढ़ती है घटती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, और ये बहुत सारे पीक्स हैं ये, तो हमने क्या पाया कि एक तो पीक्स का सेट कहाँ है ओमेगा ई के अराउंड, इसने क्या बोला था ओमेगा ई पे एक सिंगल पीक आनी चाहिए, आया क्या एक भी पीक ना आई ओमेगा ई पे, बोलो बोलो भाई बताओ भाई, तो क्या रहा तो ये तो पूरा हिसाब लगा के किसने क्या बोला कि ओमेगा ई पे एक पीक भाई आई तो कौन है पीक एक भी ओमेगा ई पे, बताओ क्या ओमेगा ई के लेफ्ट पीक और वही इसके राइट पीक, ऊपर से भाई 2 तकरीबन 2 ओमेगा ई, तकरीबन 2 ओमेगा ई पे ऐसा ही बैंड आ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी में क्या थोड़ा हल्का भाई, यानी पीक्स का एक सेट क्या है ओमेगा ई के अराउंड सेंटर्ड है, बोलो भाई, और सिमिलरली
पीक्स का एक सेट और भी है जो ओमेगा 3 पे सेंटर्ड है, नहीं बता वो उसकी इंटेंसिटी और भी कम भाई। तो ये अरे भाई ये तो 2 ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा ई का तो ये बात ही नहीं करे भाई, नहीं आपको भाई, अरे भाई ये 2 ओमेगा ई की तो ये बात ही नहीं करे, क्यों नहीं करे भाई, ये 2 ओमेगा ई की बात क्यों नहीं करे, ये बहुत क्या, अरे भाई सिंपल सी बात है, नहीं पार्टिकल्स नहीं भाई, क्योंकि इसने क्या बोला था कि V0 से V1 V यहां से अलाउड है 2 ओमेगा ई, ये क्या है ओमेगा ई, ये गैप कितना है 2 ओमेगा ई, और लेकिन ये ट्रांजिशन क्या बताओ भाई, ये तो फॉरबिडन कंप्लीटली, ये तो ऑलमोस्ट क्या है फॉरबिडन भाई। तो ये तो भाई क्योंकि V0 से V1 तो क्या है, इसको तो फिर भी क्या क्या बोल दे परवीन, इसको तो फिर भी बोल दे भाई कि क्या क्या क्या, क्या कह दे भाई, किसने क्या बताया था कि ओमेगा ई पे पीक आएगी, तो एक कोई बात नहीं पीक तो ना आई भाई, लेकिन ये जो सेट है पीक्स का इसका सेंटर तो कहाँ है कम से कम है, तो कुछ तो मेरी बात चली यहाँ पर भाई, चलो मान लेते इतनी बात तो भाई ठीक है, लेकिन भाई इसके अकॉर्डिंग तो नॉट, इसके भाई इसके अकॉर्डिंग तो 2 ओमेगा ई 3 ओमेगा ई 4 ओमेगा ई किसी पे कोई पीक नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल में क्या मिलता हमको भाई, हमको 2 ओमेगा के अबाउट क्या मिलता पीक्स का एक सेट, और सिमिलरली 3 ओमेगा ई के अबाउट आपको भाई ऐसा ही सेट मिलता है, इंटेंसिटी में थोड़ा हाँ और भी कम, isn't it? तो ये बातें एक्सप्लेन नहीं है आपको भाई, तो एक्सपेक्टेशन बोलो भाई रियलिटी नहीं है आपको, बताओ तुम देख ले भाई, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, आपने सिर्फ ये एक बैंड रखा है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।